हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एस्टेट की प्रिपरेशन करते हैं और हमारे एग्जाम को अब बहुत कम समय है, इसलिए मैं आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू लेके आई हूँ। मॉक के अंदर एक मॉक मैं करवा चुकी हूँ, व्याकरण का भी करवा चुकी हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण की, वो क्लास आप जरूर देखिए। ठीक है, आज की क्लास में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे और व्याकरण के क्वेश्चन भी होंगे और हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट टाइम एग्जाम के अंदर रिपीटेड हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से क्लास को देखिए। ठीक है, ज़्यादा समय न लगाते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। ये मैंने आपको व्याकरण में करवाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। तो पहला ही ऑप्शन है हमारा आशीर्वाद को देखते ही हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आशीर्वाद की क्या है यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई है। ठीक है, और गत्यावरोध भी गलत लिखा हुआ है। गत्यावरोध होता है, यहाँ पर आ नहीं आता, तो ये भी गलत है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर दवाइयाँ, दवाइयाँ में क्या है, बड़ी ई नहीं आती, छोटी ई आती है। दवाइयाँ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है दवाइयाँ। कहीं पर मेडिकल स्टोर के ऊपर भी ऐसे लिखा होता है, वो गलत होता है। ठीक है, तो दुराव्यवस्था नहीं होता, दुर्व्यवस्था होता है, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद यहाँ पर देखो मनोचिकित्सा, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, रत्नावली, रत्नावली में क्या आता है, बड़ी ई आता, तो ये गलत है। तो हमारा बचा क्या, ये ऑप्शन हमारा सही है, ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ज्योत्सना की स्पेलिंग वर्तनी में आपको बार बार बोलती हूँ कि अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। संपूर्ण खा भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, कहानीकार तथा कहानी के संबंध में असंगत ढूंढना है। ठीक है, असंगत के ऊपर सर्कल लगाएंगे, फिर ही हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कहानीकार के संबंध में असंगत ढूंढना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बुद्धू का कांटा, ये कहानी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने कहा था, ये भी इसकी कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है जो उसने कहा था। इसके पात्र भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जिनेंद्र कुमार की सभी कहानी आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीलम देश की राजकन्या इसकी कहानी है। ठीक है, तो भगवती चरण वर्मा मिठाई वाला, यहाँ पर भगवती चरण वर्मा या मिठाई वाला, यहाँ पर ये ऑप्शन असंगत दिया है, क्योंकि यहाँ पर भगवती प्रसाद वाजपेयी है इसका राइटर का नाम। ठीक है, भगवती प्रसाद वर्मा नहीं है। ठीक है, विशंबर नाथ कौशिक की रक्षाबंधन, ये भी रचना इनकी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, असंगत क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया, ये हमारे तो ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी क्या है, एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोकगीत अध्याय है जो लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया गया है, तो किस लोकगीत का उल्लेख किया गया, तो विदेशी लोकगीत का उल्लेख किया गया है। एक तिनका कविता, ठीक है, जो एक तिनका कविता है मैंने आपको करवा रखी है अच्छे से। कविता किस कवि की मुख्य रचना है, तो ये किस कवि की रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उसके बाद है कथन दिए हुए हैं तुलसीदास जी के बारे में, इन कथनों को अच्छे से देखना है और असंगत बताना है। ठीक है, असंगत के ऊपर आपको अंडरलाइन करनी है। मैं बार बार जब भी आपको एमसीक्यू करवा रही हूँ, जब भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको ये बात बार बार कहती हूँ, जब भी आपको ये दिखे असंगत, उसके ऊपर सर्कल लगा दो, फिर क्वेश्चन करना है। इससे क्या हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि हमने संगत ढूंढना है या असंगत ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पहला ऑप्शन देख लीजिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी हम तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं। बिल्कुल सही है ये कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास समन्वयकारी थे और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो अगला कथन देख लीजिए हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन है हमारा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, महाकवि जयसी कृत पद्मावत के संबंध में असत्य कथन है। पद्मावत के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से करवा चुकी हूँ। ठीक है, और हर एक पद्मावत के बारे में, उसकी भाषा के बारे में, उसके जो विषय है उसके बारे में अच्छे से मैं आपको जयसी और पद्मावत के बारे में अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ ये क्लास में। तो पद्मावत के बारे में समझने असत्य ढूंढना है। ठीक है, हमने क्या कथन ढूंढना, असत्य कथन ढूंढना है।
तो रामचंद्र शुक्ल पद्मावत हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये बिल्कुल सही है। तो उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा को प्रौढ़तम काव्य माना है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रत्न है, ये डॉक्टर बच्चन ने नहीं कहा था, यही कथन क्या है, असत्य, और यही हमारा राइट आंसर है। तो किसने कहा था, आचार्य शुक्ल जी ने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, आचार्य शुक्ल ने कहा था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वर्ण विचार व भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक उच्च कोटि का काव्य है, ठीक है। हर एक जो भी हमारे आलोचक हैं, निबंधकार हैं, रचनाकार हैं, हमारे लेखक हैं, इन्होंने पद्मावत के बारे में क्या कहा ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। क्या कथन कहा था, स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला। श्रृंखला कैसी है, स्वर्ण मतलब सोने जैसी, किरण कैसी है, लाल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, गुण बताया गया है। लाल क्या होता है, गुण होता है। स्वर्ण क्या, श्रृंखला कैसी है, सोने जैसी है, ये भी इसका गुण बताया गया है। स्वर्ण श्रृंखला, सोने जैसी श्रृंखला। तो हमारा सीधा सीधा ऑप्शन पे जाते हैं, गुणवाचक विशेषण होगा। और मैं आपको ये अच्छे से करवा चुकी हूँ, सर्वनामिक विशेषण और विशेषण के अंदर अंतर आपको अच्छे से आना चाहिए कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है और विशेषण क्या होता है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ये टॉपिक को आप अच्छे सर्च करके करना, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है और विशेषण क्या हो, और सिंपल जो सर्वनाम है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा विभिन्नताओं की दृष्टि रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, बिल्कुल सही है। उक्त कथन के सिद्धांत को परिभाषित करता है, कौन सा ऑप्शन है जो कौन से जो हमारा कथन दिया है उसको परिभाषित करता है, उद्देश्य व चिंतन का विभाजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये किस कथन के उक्त किस सिद्धांत को परिभाषित करता है, तो ये कौन सा सिद्धांत है हमारा, जब हम अलग अलग बच्चे की जो नीड को समझते हुए, उसकी लर्निंग नीड को समझते हुए, उनकी हर एक बच्चे की अलग अलग सिचुएशन को समझते हुए बच्चे को टीच करेंगे, तो वो कौन सा सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अष्टछाप के कवियों के बारे में कौन सा कथन क्या है, असंगत है, यहाँ पर भी असंगत पूछा हुआ है, तो देख लीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास क्या थे, कनिष्ठ थे, ठीक है। नंददास कृत रास पंचदय रोला छंद में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है, बिल्कुल सही है। और ये रोला छंद में है, ठीक है, ये भी याद रखना है। जो नंददास की सभी रचनाएं आपने याद करनी है, मैंने आपको बार बार बताया है। और ये जो रास पंचदय ये किस में है, रोला छंद में है। आपने ये भी अभी माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर है, तो आप यहीं से इसको याद कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को क्या कहा है, जीवनोत्सव का कवि के नाम से पुकारा है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, सूरदास को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है कि जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन है, परमानंद दास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 में हुई थी। किसने की थी, वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विठलनाथ ने की थी, और 4 शिष्य विठलनाथ के थे, और 4 शिष्य इसमें किसके थे, वल्लभाचार्य के थे। और मैंने आपको ट्रिक के साथ अच्छे से याद करवा रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें गलत कौन सा कथन है। तो अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास कनिष्ठ नहीं थे, वो क्या थे, वरिष्ठ थे। क्या थे वो, वरिष्ठ थे, सबसे क्या थे, बड़े थे, ठीक है। कनिष्ठ का अर्थ छोटा होता है, तो यही ऑप्शन क्या हमारा असंगत होगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अष्टछाप के जो कवि हैं उनके बारे में मैं आपको एक रिवीजन करवा देती हूँ। जो 4 कवि किसके थे, वल्लभाचार्य के थे, ठीक है। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे वो कौन कौन से थे, मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाया हुआ है। सबसे पहले कौन से थे, हमारे कुंभन दास थे। कौन से थे, कुंभन दास थे, सबसे वरिष्ठ थे ये, ठीक है, कनिष्ठ नहीं थे। यहीं से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। कुंभन दास के बाद कौन से थे, उसके बाद हमारे सूरदास थे, ठीक है, सूरदास। फिर हो गया हमारा कृष्णदास, परमानंद दास कर लो या कृष्णदास कर लो, परमानंद दास कर लेते हैं हम यहाँ पर, परमानंद, ठीक है, परमानंद। और लास्ट में क्या आ गया, कृष्णदास आ गया, ठीक है, कृष्णदास, ठीक है। ये चारों शिष्य जो मैंने आपको बताए हैं ये वल्लभाचार्य के हैं, ठीक है। और मैंने आपको इनको ट्रिक बता रखी है, जो मुझसे पढ़े होंगे हिंदी साहित्य का इतिहास उनको अच्छे से याद होगा। के से मैंने करवा रखी है कुंभन, एस से करवा रखी है मैंने सूरदास, के एस, और पी से परमानंद दास, और के से कृष्णदास, ठीक है। ये ट्रिक के मैंने आपको याद करवा रखी है, के एस पी के, ठीक है। ये किसके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के। वी से कर लो, वी
के से कुंभन, एस से सूर, पी से परमानंद, के से कृष्णदास। अब अष्ट छाप के आपके कोई भी कवि आपसे पूछ ले, आप अच्छे से कर लोगे। बचे परमानंद विठलनाथ के 4 शिष्य, उनमें कौन हो गए? चित स्वामी हो गए और परमानंद चित स्वामी हो गए, सुंदर दास हो गए और गोविंद स्वामी हो गए और एक बच गया, उसको आप अच्छे से यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताना कौन बच गया। ठीक है, तो मैंने 3 बता दिए, एक आप बताना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत पूछा गया है? कृतिका धन ए है। ठीक है, ये क्या है? कार्तिकेय, बिल्कुल सही है, ए प्रत्यय लगा हुआ है। वेद ही धन ई, वेद ही धन ई, वेद ही बन गया। जब ई जुड़ता है तो पहला शब्द क्या हो जाता है? हमारा दीर्घ बन जाता है और यहाँ पर क्या, ये वृद्धि संधि का अच्छा उदाहरण है। उसके बाद है हमारा संस्कृति धन आयन, ये बिल्कुल हमारा क्या है? गलत है। ये संस्कृति धन जो हमारा सांस्कृतिक होता है उसमें आता है संस्कृति, और जो संकृतायन है ये तो क्या है? इनका जो राहुल संकृतायन इनका मूल नाम है। ठीक है, नोक धन नुकीला, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, चिड़िया की बच्ची कहानी में उदित कथन। जो चिड़िया की बच्ची कहानी है हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है। ये भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन सी माधव दास जी का है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार पुस्तक है अध्याय में मूलतः किस संग्रह से लिया गया है? ठीक है, तो किस संग्रह से लिया गया है? तो भारत खोज जो हमारी 8वीं क्लास के अंदर रचना है वहां से लिया गया है। संसार एक पुस्तक अध्याय मूलतः किस संग्रह से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो पिता के पत्र पुत्री के नाम से लिया गया है। जो जवाहरलाल नेहरू हैं अपनी पुत्री इंदिरा को जब पत्र लिखते हैं तो वहां से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसमें किसके लिए जो पत्र हैं वो किसके लिए लिखे गए हैं? तो पिता ने पत्र अपनी पुत्री के नाम लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के लिए पत्र लिखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अनुचित विकल्प ढूंढना है हमने। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से देख लें, ये छंद से लिया गया है। ठीक है, जो दोहा छंद है उसके विषम चरण होते हैं ना, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। जो हमारा दोहा छंद होता है ना उसमें क्या होता है कि दोहे छंद में क्या होता है, जो हमारा पहला और तीसरा ये विषम हमारे चरण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनको विषम चरण बोलते हैं। और जो दूसरा और चौथा होता है ये हमारे सम चरण होते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला और तीसरा है इसमें क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो हमारे सम छंद है ना दोहा के अंदर, इसमें क्या होती है? 11-11 मात्राएं होती हैं, ये आप अच्छे से याद रख लोगे। ठीक है, तो कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 विषम में और 11-11 सम में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोहा छंद को आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। उसके बाद हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। नहीं, जो हरि गीत का छंद है ना इसमें 28 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर 26 दी हैं, तो ये हमारा ऑप्शन असंगत है और यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। तो हरि गीतिका में आप एग्जाम के लिए याद कर लो, हरि गीतिका में कितनी होती हैं? हमारी 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर अगले भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई भी कुछ भी आ सकता है। तो ये जो रोला है वो अर्ध सममात्रिक छंद है, ये बिल्कुल सही है। जो रोला होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? 24 मात्राएं होती हैं। उसके प्रत्येक छंद में क्या होता है? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। आगे है कवित मैंने आपको कल के मॉक में भी करवाया था। कवित छंद के प्रत्येक छंद में 31 वर्ण होते हैं, इसमें मात्राएं नहीं गिनी जाती। जो कवित छंद होता है इसमें वर्ण काउंट होते हैं। ठीक है, और इसमें 16 और 15 पर यति होती है वर्णों की। ठीक है, और जो हमारा हरि गीतिका है इसमें कितने होते हैं? 28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 और 12 पर यति होती है। ये आप अच्छे से याद रखना, हर एक चरण की 16 और 12 पर यति होती है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ना आ जाए। ये हरि गीतिका के बारे में दोनों पॉइंट याद रखने हैं, 28 मात्राएं और 16 और 12 पर यति। दोहा छंद में क्या होता है? जो विषम चरण होते हैं उनमें 13-13 और जो सम होते हैं दूसरा और चरण होता है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखोगे, चारों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मुझे लग रहा है कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक से अधिक उपसर्ग पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अधिकारिक। ठीक है, अब इसको हम यदि अलग करेंगे तो इसमें क्या है? अधि, धन, कार, धन, इक। ठीक है, तो क्या है? इक इसमें क्या है? हमारा इक क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या है? इसमें इक प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अधि, सिर्फ क्या है? एक ही उपसर्ग है। उसके बाद हमारा अगला है आध्यात्मिक। अधि, धन,
इसमें क्या, जब हम इसको अलग करेंगे क्या आएगा, अधि धन आत्म धन इक। इसमें भी क्या है हमारा लास्ट में क्या है, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी क्या आया हमारा, एक ही उपसर्ग आया। उसके बाद है हमारा अध्यारोपण, ठीक है। और ये अध्यारोपण क्या हुआ हमारा, अधि धन आ धन रोप, ठीक है। तो ये क्या, इसमें रोप शब्द अलग से निकल गया, तो बचा क्या, आ और अधि। अधि भी हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है, और आ भी क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इसी शब्द में हमारे क्या है, दो उपसर्ग हैं, ऑप्शन सी। पर आपको देखने में यह लगेगा कि अब बड़ा बड़ा सा मुझे ना ये फर्स्ट लग रहा है, तो इसमें दो उपसर्ग होंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब हम मूल शब्द निकाल लेते हैं उसके बाद जो बचता है वही हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जैसे दुर्व्यवस्था, इसके अंदर हमारे क्या है, 3 उपसर्ग हैं, ठीक है। तो अध्यापन हो गया, अधि धन आपन, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, एक ही उपसर्ग है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे क्या, ऑप्शन सी में 3 उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य का वर्गीकरण निम्न में से युग्म असंगत है। वाक्य दिए हुए हैं, उनके बारे में पूछा है कि कौन सा युग्म है जो असंगत है, ठीक है। तो असंगत ढूंढना है। भारत एक सुंदर देश है, विधानार्थक, विधानार्थक बिल्कुल सही है। यहाँ पर विधानार्थक वाक्य में सिंपल शब्द होते हैं, जो कोई कार्य होता है, कोई क्रिया होती है, वो चल रही होती है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, मैंने खाना खाया, तो कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। विधानार्थक वही वाक्य होते हैं, ठीक है। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन है, इसको देख लीजिए। आपका बोलना उचित नहीं है, जहां पर नहीं आ जाए, ना वाले वाक्य आ जाए, तो वहां हमेशा क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन, देख लीजिए, हो सकता है वह आज शाम तक आए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, संकेतार्थक दिया है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी देख लेते हैं, यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। यदि देखो मेरे पास कोई खड़ा है तो मैं उसको बोल रही हूँ यहाँ बैठ जाओ, तो मैं उसको सीधा सीधा क्या कह रही हूँ, इंस्ट्रक्शन ही तो दे रही हूँ ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, तो उसमें क्या कर रही हूँ मैं, सीधा सीधा अभी पानी दिए, तो सीधा सीधा मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ बैठ जाओ। मैं क्या दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। जैसे मैंने अभी चलती क्लास में आपको कह दिया कि मुझे पानी देना, तो मैंने इसको क्या दी, आज्ञा ही तो दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आपका बोलना उचित नहीं है, निषेधार्थक। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आओ ना, आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखो उसके बाद भारत एक सुंदर देश है, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पर क्या आएगा, विधानार्थक बिल्कुल सही है। बचा कौन सा हमारा, इसके अंदर डाउट हो सकता है, जिसको नहीं आता देखो उसके लिए ट्रिक है। तो हो सकता है, यहाँ पर संकेत नहीं दिया जा रहा, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, तो इसके अंदर क्या है, संकेत नहीं दिया जा रहा, ठीक है। संकेत अर्थक वाक्य वहां होगा जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होगी, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो संकेतार्थक क्रिया कब होगी, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होगी। एग्जाम्पल होता है इसका, बहुत ही फेमस है, यदि बारिश अच्छी हुई तो, यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। यदि बारिश हुई, ये एक वाक्य, और दूसरा वाक्य इसके ऊपर डिपेंड होगा, यदि बारिश हुई तो क्या होगा, बारिश अच्छी हुई तो फसल, बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। तो ये हमारा संकेतार्थक है। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर संभावना है, संदेह है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या होगा, यही असंगत होगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो बड़ा ही, ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। तो लटकत लटकत लटुकती चलत, दुरती मुकुट की छां, चटक भयो नट मिलियो गयो, अटक भटक बट महा। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा काव्य दोष है, ठीक है। ये टीजीटी के अंदर काव्य दोष से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, टीजीटी में, ठीक है। मोस्टली पीजीटी में पूछा जाता है, पर यहाँ पर टीजीटी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा दोष है, ठीक है। तो यदि आपने दोष की क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो सीधा सा श्रुत कटुत्व दोष है, ऑप्शन डी ए में आपको बता देती हूँ और अच्छे से आपको समझा भी देती हूँ क्यों है यहाँ पर श्रुत कटुत्व दोष। और श्रुत कटुत्व दोष होता क्या है, ये देख लीजिए, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। जब भी किसी पद में या फिर पंक्ति में ट वर्ण की, ट वर्ण हो गया ट, ढ,
ठ, ये वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो इन वर्ण की आवृत्ति होती है उस पद को, जिन वाक्यों में इन पदों की आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा दोष माना जाता है? श्रुत कटितव दोष माना जाता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ट ट ट और देखो यहाँ पर टा और टा क्या है? टा वर्ग की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यदि संयुक्ताक्षर मिल जाए आपको ज्यादातर, ठीक है, और टा वर्ग के वर्ड मिल जाए तो वहां पर हमारा कौन सा दोष होता है? श्रुत कटितव दोष होता है। आप इन वर्णों को देख लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद ग्राम्यतव दोष कब मिलेगा? जिन पंक्तियों में गांव के शब्दों का, गांवरू शब्दों का, ग्राम्य शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाए वहां ग्राम्य दोष मिलता है पंक्तियों के अंदर। ठीक है, अप्रतितव दोष वो होता है जिन शब्दों का प्रयोग हमारे पुराने शास्त्र ग्रंथों में किया जाता है। वहां पर क्या होता है? उन शब्दों का प्रयोग यदि आपको वाक्य के अंदर दिखे, जिन शब्दों का प्रयोग हमारे पुराने शास्त्रों में होता है वहां पर अप्रतितव दोष होता है। ठीक है, कलिष्ठतव दोष वहां पर होता है जो सुनने में कठोर लगे, जिन शब्दों हमारे सुनने में कठोर लगे, ठीक है, या पर पहेली टाइप के हों, वहां पर कलिष्ठतव दोष होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका आंसर आप क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। बिसल देव रासों में श्रृंगार का ही प्रधानता है, वीर रस का कचित आभास मात्र है। सीधा सीधा यहाँ पर कहा गया है कि जो बिसल देव है उसमें श्रृंगार की ज्यादा प्रधानता बताई गई है। और क्या है जो हमारा वो है वीर रस तो थोड़ा सा ही है, मतलब कचित मात्र है। ठीक है, थोड़ा सा यह कथन किस आलोचक का है? तो ये आलोचक किस कथन का? सीधा सीधा हमें पता ही है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके अंदर ये बिसल देवरासों के बारे में कथन कहा गया है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पर भी पूछा गया सत्य नहीं है। सत्य नहीं के ऊपर आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, फिर क्वेश्चन को आप अच्छे से करना। निम्बारक संप्रदाय में निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। बिल्कुल सही है, मैं आपको करवा चुकी हूँ। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, बिल्कुल गलत है, ये मैं आपको सभी संप्रदाय ट्रिक के साथ करवा चुकी हूँ। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित स्वामी है। ठीक है, स्वामी हित हरिवंश। ठीक है, हित हरिवंश है। ठीक है, कौन है? हित हरिवंश है। ठीक है, तो यही पर यहाँ क्या है? गलत है। कृष्ण काव्य शुद्धैतवाद एवं पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। बिल्कुल सही है, जो जितने भी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं वो शुद्धैतवाद व पुष्टि मार्ग से प्रभावित हैं। कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय का निरपेक्ष में परिगणित है। ठीक है, इसने किसी संप्रदाय को नहीं माना था, तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से? हित हरिवंश। ठीक है, स्वामी हित हरिवंश है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आदिकाल के नामकरण के बारे में असंगत बता। ये सभी असंगत पूछा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा संधि चारण है, जो हमारा संधि चारण है, इस संधि और चारण काल किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। बिल्कुल सही है। बीज वपन काल किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। यही ऑप्शन क्या है हमारा? असंगत। और यही क्या है हमारा? राइट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था। और विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। ठीक है, और आप मुझे ये बताना कला काल, ये एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपको, तो कला काल किसने कहा था? रीति काल को। ठीक है, कला काल। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना और देख के मत बताना। अब आप साहित्य पढ़ चुके हो, कला काल किसने कहा था? ठीक है, और इसके पीछे ये क्वेश्चन भी बनता है कि कला काल को कला काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो जिसने कहा था मैं नहीं बता सकती यहाँ पर, तो कला काल को कलाकार क्यों कहा था? जब हमने अभी EMR से रिटर्न की प्रिपरेशन की, KVS की, तो हमने इन क्वेश्चनों को बहुत डीप पढ़ा था कि जो यदि वीर काल कहा तो क्यों कहा। यदि यहाँ पर जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है तो इसने वीर काल कहा तो क्यों कहा, क्योंकि क्यों जानेंगे तभी हम पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यदि सिद्ध सामंत काल कहा तो राहुल सांकृत्यायन ने क्यों कहा? कोई ना कोई कारण तो होगा जब इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक है, और मैं तो ये आपको ये तो समझा भी चुकी हूँ, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्यों कहा था। ठीक है, यदि आप मेरी हिंदी साहित्य की क्लासेस देखी होगी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि बीज वपन काल क्यों कहा था। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा हिमालय की बेटियां। ठीक है, तो ये भी हमारा NCERT जो चैप्टर है, ठीक है, नागार्जुन का, वहां से लिया गया है।
तो अध्याय में इसके लेखक का नाम भी बता दिया मैंने आपको। हिमालय की बेटियां के रचनाकार कौन है? नागार्जुन जी हैं। तो हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेसर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? तो सीधे ऑप्शन पे जाते हैं, लोक माता के नाम से पुकारा है। ठीक है, रीति काल के संबंध में अनुचित। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ठीक है, देखो आप ना वीडियो इतने स्टूडेंट देखते हैं, 500 से ऊपर 700 से ऊपर चली जाती हैं, पर आप लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। क्या आपको हमारा एफर्ट अच्छा नहीं लगता? इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाती भी हूँ, कितने अच्छे से करवाती हूँ। ठीक है, एक दो मिस्टेक हो जाती है, देखो वो तो हम भी ह्यूमन है, तो हो जाती है हमसे भी। मैं तो आपको बताती हूँ कि यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर जाया करो। यदि कोई गलती हुई है तो जो कमेंट के अंदर पढ़ लेंगे वो अच्छे से ठीक कर लेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे माइंड के अंदर चल रहा वही आंसर होता है और टिक हमसे क्या होता है, गलत हो जाता है, कई बार ये होता है। ठीक है, और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट रहता है वो मैं आपसे पूछ भी लेती हूँ कि इसका आंसर मुझे बता देना। ठीक है, रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। ठीक है, रीतिकाल के बारे में अनुचित बताना है। जिसने रीतिकाल अच्छे से पढ़ा होगा और थ्योरी में पढ़ा होगा वो तो 1 मिनट में अनुचित कथन बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। बिल्कुल सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी? रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। सबसे पहले रीतिबद्ध आती है, फिर रीति सिद्ध आते हैं और रीति मुक्त आते हैं। तो रीतिबद्ध के अंदर कौन से कवि हैं ये भी याद रखना है। रीति सिद्ध के अंदर बिहारी सबसे प्रसिद्ध हुए थे, ये भी याद रखना है। और रीति मुक्त के 4 सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, गणानंद बोधा ठाकुर, और गणानंद हो गए हमारे, बोधा हो गए, ठाकुर हो गए, आलम। ठीक है, आलम में भूल गई थी, तो आलम, इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे अच्छे आपको गणानंद को रखना है। गणानंद की हर एक रचना को आपने याद रखना है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि गणानंद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतिराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बिल्कुल गलत है, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है जब मैंने आपको रीतिकाल करवाया। तो जो ललित ललाम है वो इसका जो मतिराम की रचना है ये छंद शास्त्र से संबंधित नहीं है, अलंकार निरूपण से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलंकार निरूपण से संबंधित है। यदि आप भी टाइम में यदि आप वो क्लास देखोगे तो अलंकार निरूपण क्या होता है। ठीक है, तो रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है, रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं और जो रीतिकाल की विशेषताएं हैं वो एक एक क्लास में मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। और ज़्यादा लेंथी क्लासेस भी नहीं है, बहुत अच्छे से करवा रखा है। यदि आप देखना चाहें तो आप अच्छे से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, तो ललित ललाम भी करवा रखा है, छंद शास्त्र से संबंधित नहीं है। छंद शास्त्र से इनका कौन सा संबंधित है ग्रंथ? वृत्त कौमुदी है। कौन सा है? वृत्त कौमुदी है। यदि पूछ लिया जाए तो कौन सी रचना है, तो वृत्त कौमुदी इनकी छंद शास्त्र से संबंधित है। और एक कौन सी है? छंदसार। एक कौन सी है? छंदसार। ये 2 रचनाएं इनकी छंद शास्त्र से संबंधित है मतीराम की। ठीक है, ये दोनों को मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद है डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। बिल्कुल ये भी सही है, पद्माकर को क्या माना जाता है? रीतिकाल का अंतिम श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उसके बाद प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो जो मैंने इसके उपन्यास हैं आपको शॉर्ट देखोगे वहाँ पर भी ट्रिक के साथ करवा रखे हैं। सबसे पहला इनका उपन्यास सेवा सदन है और इसका वर्ष काल याद रख लीजिए 1918 है। उसके बाद देखो यहाँ पर सेवा सदन नहीं दिया, तो गबन का तो वर्ष काल 1931 है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी सेवा सदन, ये भी कायाकल्प भी गलत हो गया क्योंकि कायाकल्प है जो 1925 है इसका समय। ठीक है, तो 1926 है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर सेवा सदन दिया है तो गबन का तो 1931 है, तो हमारा ऑप्शन 2 भी यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया यदि आपको रचना वर्ष इस काल इसका याद होगा। सेवा सदन रंग भूमि का क्या है? 1925 है वर्ष काल। ठीक है, 1926 कायाकल्प का है और गबन का क्या है? 1931 है। ठीक है, आप इन चारों के वर्ष काल को अच्छे से याद कर लिए तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाएं। ठीक है, जिन जो आपके टच में है प्लीज़ उनके पास क्लास जरूर शेयर किया करो। ठीक है, जैसे आपको आपके पेपर का इंतजार रहता है वैसे ही हमें भी लाइक शेयर कमेंट का इंतजार रहता है। जब हम भी मेहनत करते तो हम भी देखते हैं ना कि कितना आपका रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, और हर एक कमेंट का आप देख रहे होंगे, कोई रिस्पॉन्स दे ना दे मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देती हूँ क्योंकि मैं उस फेज से भी जा चुकी हूँ जहाँ पर मुझे मेरे कमेंट का आंसर नहीं मिलता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। इसलिए मैं आप कोई भी क्लास देख लीजिए मेरी उठा के, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काव्य शास्त्र से लिया गया है। काव्य शोभया कर्तार धर्म है गुण तदी से वत्स्यलंकारा
अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा किसकी है? ये अलंकार के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण उपभाषा है। काव्य गुण को ही अलंकार, काव्य गुण के बारे में बताया गया है कि काव्य गुण है जो काव्य की शोभा होते हैं। तो किसने बताया? आचार्य वामन ने बताया। आचार्य वामन क्या है? रीति संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक हैं। ठीक है, रीति संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो आचार्य वामन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है? ठीक है, तो यहाँ पर अनुचित पूछा गया है। समीप्य, कौशल और महात्म्य ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। मैं भाववाचक संज्ञा को आपको अच्छे से कल की क्लास में ग्रामर की मैसेज से समझा चुकी हूँ कि तब लगने से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, यह लगने से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, आहट लगने से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, आई लगने से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, जैसे लिख, लिख हमारा क्या है? क्रिया है और इसमें आई लग गया तो क्या बन गया? लिखाई। अब ये क्या हो गया? हमारा भाव बन गया। ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखो ममतव, कवितव लिख देते हैं या फिर कवितव, लिखो कवितव लिख दिया तो कवि में क्या लगा दिया? तव लगा दिया, कवितव। ये क्या बन गया? भाव बन गया। य के बारे में आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे सौंदर्य है, ठीक है, अब सौंदर्य है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। और बनी कैसे है? सुंदर जो शब्द है ना, सुंदर, इसमें य प्रत्यय लगाने से बनी है। जब य प्रत्यय जुड़ता है तो हमारा क्या होता है? दीर्घ शब्द क्या हो जाता है? जो फर्स्ट शब्द है, पहला शब्द है, आदि शब्द है, उसमें परिवर्तन होके वो दीर्घ बन जाता है। सु से क्या बन जाता है? ये सौंदर्य बन जाता है। सो से क्या बन जाता है? सौंदर्य बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। इसमें भी ये भी क्या है? कुशल से कौशल बन गया, समीप से समीप्य बन गया, महात्म्य, महात्मा से महात्म्य बन गया। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। आगे का क्वेश्चन ऑप्शन बी है, सर्वनाम विकारी पद है। बिल्कुल सही बात है। वचन कारक इसे विचारक, विचारक हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो सर्वनाम है वो विकारी है, वो क्या होता है? बदल जाता है। तो ठीक है, लिंग वचन, वचन के कारण क्या होता है? ये बदल जाता है। तो वचन और कारक इसके क्या है? विचारक हैं। और ये लिंग के कारण बिल्कुल भी नहीं बदलता। जो सर्वनाम है वो लिंग से नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, वह जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और यदि मैं इसको लिंग में बदल दूं, वह जाति, यदि मैं इसका लिंग बदल दूं तो वह जाति है। देखो यहाँ पर भी सर्वनाम नहीं बदला, वह है, यहाँ पर भी वह है, और जाति बदल गया, क्रिया बदल गई, लिंग बदल गया। ठीक है, यहाँ पर लिंग, वह जाति है लड़की के लिए, वह जाता है लड़का के लिए। ठीक है, तो सर्वनाम से बिल्कुल वही रहेगा। और यदि यहाँ पर आपको कारक की जगह लिंग दे देते तो ये क्या हो जाता? हमारा अनुचित हो जाता। वचन और कारक से हमारा क्या? सर्वनाम इसके विचारक हैं, इसके कारक हैं, और लिंग क्या है? इसका विचारक और कारक नहीं है। ठीक है, तो ये वाक्य भी क्या है? हमारा बिल्कुल सही है। आगे यदि आपको यहाँ वचन की जगह लिंग देते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। बिल्कुल सही है। उदेय विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, जो हमारा विशेष्य होता है ना, विशेष्य क्या होता है? संज्ञा शब्द ही होता है या सर्वनाम शब्द होता है। जो विशेष्य से पहले होते हैं वो होते हैं हमारे उद्देश्य विशेषण। क्या होते हैं? उद्देश्य विशेषण होते हैं। ठीक है, और जो क्रिया के बाद, जो क्रिया से पहले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? विधेय विशेषण होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, क्योंकि जब ऑप्शन आ जाते हैं तो जो हमें आता है वो सारा समझाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, उसके बाद द्विकर्मक क्रिया के प्रथम कर्म प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, और द्वितीय कर्म क्या होता है? प्राणीवाचक होता है। बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है? पहला वाक्य क्या होता है? यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। जो हमारी द्विकर्मक क्रिया होता है इसका प्रथम कर्म क्या होता है? प्राणीवाचक आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? प्राणीवाचक। उल्टा दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो पहला होता है वो प्राणीवाचक होता है और दूसरा क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, और मैं आपको इसको समझा भी देती हूँ। ठीक है, एक उदाहरण के साथ। अध्यापक ने, हाँ, तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है। तो अध्यापक ने, या फिर सोच लो मैडम ने, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, यहाँ पर लिख के समझा देती हूँ। अध्यापक ने छात्रों, यहाँ पर छात्रों को स्पेस का मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हिंदी पढ़ाई। ठीक है, हिंदी पढ़ाई। ठीक है, आप यहीं से समझ जाना। अब छात्र क्या है?
पहला है, हमारा पहला कर्म है। छात्र क्या है यहाँ पर प्राणीवाचक है, ठीक है, प्राणी हो गए ना छात्र, हम प्राणी हो गए। और हिंदी क्या है, अप्राणीवाचक है, ठीक है, क्या है, निर्जीव है, ठीक है, छात्र क्या है, संजीव है। जो संजीव होता है वो प्राणीवाचक के लिए होता है, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो अप्राणीवाचक के लिए होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हम 24 क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए था प्राणीवाचक, और यहाँ पर आना चाहिए था अप्राणीवाचक, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा अनुचित है, ठीक है। उसके बाद काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो डॉक्टर आचार्यवर्त मुनि ने नाट्य शास्त्र के ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षरों व लंबे समासिक पदों का अभाव रहता है। जो माधुर्य गुण होता है उसमें संयुक्ताक्षर नहीं होने चाहिए और समासिक पदों का भी अभाव होना चाहिए, वो तभी हमारा वो क्या होगा, माधुर्य गुण होगा, ठीक है। तो अगला हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही कहा गया है, संयुक्ताक्षर भी नहीं होने चाहिए, समासिक पद भी नहीं होने चाहिए। अगला ऑप्शन है ओज गुण में श्रृंगार, करुण और शांत रसों का क्रमशः अधिकता रहती है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन देखते ही पता लग रहा है कि बिल्कुल गलत है। जो हमारा ओज गुण होता है ना, उसमें वीरता होती है, तड़क भड़क होती है, युद्ध वगैरह का वर्णन होता है, उत्साह होता है, जोश होता है। जहाँ भी ओज गुण आ जाए, उत्साह होना चाहिए उस पंक्तियों के अंदर, वीरता होनी चाहिए, ठीक है, और तड़क बड़ जोश होना चाहिए, जोश भरी पंक्तियां होती हैं और तड़क भड़क होती है, ठीक है। वहां पर हमारा क्या होता है, ओज गुण होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, गलत है, और यही असत्य कथन है, यही हमारा राइट आंसर है। अब चौथा देख लीजिए, सरलता, सर्वजन सुलभता व सहज बोधगम्य प्रसाद गुण की विशेषताएं। यहाँ पर प्रसाद गुण की विशेषताएं क्या है, आप अच्छे से कर लोगे ऑप्शन देखकर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, तरवर फल नहीं खात सरवर पियत न पान, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, पहले लिख दिया सरवर आएगा, ठीक है। सरवर किसमें, इसमें भी सरवर है। उसके बाद देख लीजिए, कही रहीम, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी से, मलार बुक से लिया गया है, और एनसीईआरटी में भी ये पंक्तियां मैंने आपको करवा रखी हैं, ठीक है। जो तरवर होते हैं, पेड़ होते हैं, वो खुद के फल नहीं खाते, सरवर पियन्ना पान तक की, वो कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो खुद का फल नहीं खाते, जो तालाब होता है वो खुद का पानी नहीं पीता। कही रहीम हित प्रकाश संची संपत्ति सची सुजान, जो यहाँ पर रहीम कहते हैं, प्रकाश मतलब दूसरों के काम के लिए, प्रकाश आएगा यहाँ पर ऑप्शन, प्रकाश मतलब जो रहीम कहते हैं, जो प्रकाश मतलब दूसरों के कार्य के लिए, जो हित के लिए संपत्ति संचित करते हैं, वही अच्छे सज्जन पुरुष हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए क्या आगा। तो उपेंद्र नाथ असंगत ढूंढना है। उपेंद्र नाथ अस की जो रचना है अंजो दीदी है, मैं आपको करवा चुकी हूँ, 1954 का वर्ष काल है, धर्म वीरवार तिकंदा युग है, और एक गीति नाट्य है, ये भी अपने याद रखना है। महाभारत के जो अंतिम दिन के ऊपर आधारित है, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था अंतिम दिन, उसके ऊपर आधारित अंधा युग, ठीक है। तो अंधा युग का प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल मैं आपको ट्रिक के साथ करवा चुकी हूँ, क्लास है लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनके अंदर हमें हमेशा डाउट होता है, दोनों की रचनाओं को ट्रिक के साथ मैं करवा चुकी हूँ। तो अंधा कुआं इनकी रचना है 1955 में, और निर्मल वर्मा आषाढ़ का एक दिन, बिल्कुल भी नहीं। मोहन राकेश की फेमस रचना है आधे अधूरे हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, अंडे के छिलके हो गया, ठीक है। तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो यही क्या है यहाँ पर असंगत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अलंकार के संबंध में असंगत चुनिए, ठीक है। तो अलंकार के संबंध में हमें असंगत चुनना है, तो क्या आएगा अलंकार के बारे में, निरखत संतन के शीतल करत नैन। सबसे पहले आपको पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखो बिल्कुल भी इजी नहीं होते, मैं आपको ऐसे ही बोल दूं मुंह उठा के कि बहुत इजी है। सबसे पहले आप अलंकार देखिए, और उपमा की हमें क्या ट्रिक है होती है, क्या बताई जाती है, जिसमें कल्पना हो, तुलना हो, उपमेय उपमान के बीच तुलना हो, तो वहां पर क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे उपमा अलंकार में सो जैसे तुलना, जैसे सो जैसे तुलना जैसे शब्द दिखेंगे तो उपमा अलंकार है। तो अब हम इसके अंदर पंक्ति के अंदर ढूंढते हैं, जिसको नहीं आता वो भी अच्छे से कर पाएगा। निरखत संतन के शीतल करत नैन, रामजू को मुख चंद सो लस्तु है। यहाँ पर मुख को चंद्रमा के समान बताया गया, सो तुलना के लिए लिया गया, तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा में तुलना ही की जाती है, और मुख चंद्र देखते ही आप इसको कर देना। उसके बाद ऑप्शन बी, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, रूपक अलंकार। हाँ, यहाँ पर अंबर को पनघट के रूप में दिखाया गया, तारा को घट के रूप में, उषा को नागरी के रूप में, ये क्या है, हमारा रूपक अलंकार है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, अज जरा मरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती, यमक अलंकार, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अज मरा, यहाँ पर यमक अलंकार में क्या होता है,
सब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है। दो शब्द दिए जाते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जैसे कनक कनक, एक का कनक का धतूरा होता है और एक का सोना होता है, ठीक है। दो शब्द दिए जाते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अजरा मरता राम अयोध्या नगरी किसे प्रिय न लगती, यहाँ पर यमक अलंकार नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल असंगत दिया है, यही हमारा सही होगा, ठीक है। लखन ओट करे किन घूंघट चंचल नैन छिपे न छिपाए, विभावना अलंकार, विभावना अलंकारों का पच्छे से करके जाना, बिना कारण के भी कार्य होना दिखाया जाता है, ठीक है। घूंघट करने के बाद नैन नहीं छिप रहे, ठीक है। लाखन ओट करे किन घूंघट चंचल नैन छिपेना, घूंघट करने के बाद भी देखो नैन नहीं छिप रहे, तो यहाँ पर क्या है हमारा विभावना अलंकार है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में कवियों के क्रम को निर्धारित करना है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले इनके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहला जो रचनाकार है जिसकी रचना है वो कौन सी है। तो मैंने आपको ट्रिक के साथ सूफी काव्य की सभी रचनाएं करवा सकें, जिससे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। जिसने वो क्लास देखी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुल्ला दाऊद है, इसकी जो रचना है चंदायन, ठीक है। तो इसका वर्ष काल क्या है, 1379 है, ठीक है। तो ये हो गया। कुतुबन है वो 1600, मृगावती इसकी रचना है 1503, इसका वर्ष काल है, ठीक है। जैसी है इसकी रचना का वर्ष काल क्या है, 1540 है, ठीक है। उस्मान है इसकी रचना वर्ष क्या है, 1600 या 1700 के समथिंग है, तो उस्मान की चित्रावली है, ठीक है। तो 1716 के समथिंग है इसकी उस्मान की, 1716, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा देखते ही ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। जिसको इनका वर्ष काल होगा, यदि जिसने वो मेरी क्लास देखी होगी तो वो इन क्वेश्चन को देखते ही एक में कर देगा, ठीक है। क्योंकि और मैंने ऑप्शन बी को डायरेक्ट क्यों किया है, क्योंकि मुझे सबके बारे में अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक के साथ वो क्लास करवा रखी है और 10-15 मिनट की क्लास है, अभी पेपर से पहले कर लो, कभी नहीं भूलोगे रचनाओं को आप, ठीक है। सूफी काव्य की इन महाकाव्य को बढ़ते हुए रचना काल को क्रम की दृष्टि से सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। अब जो रचना हैं इनके रचना काल को सुनिश्चित कीजिए, किससे, महाकाव्य है, तो महाकाव्य दिए हैं, इनके जो रचना काल है इसको सुनिश्चित करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है, जैसी की रचना है, और 1540 क्या है इसका वर्ष काल है, 1540, ठीक है। यहाँ पर पद्मावत इसमें भी है, पद्मावत इसमें भी है। उसके बाद रामचरितमानस का वर्ष काल क्या है, 1331, और रामचरितमानस कितने दिन में पूरा हुआ था, 2 वर्ष 11 महीने और 26 दिन में हमारा क्या हुआ था, रामचरितमानस पूरी हुई थी। उसके बाद है कमायनी। कमायनी का रचना वर्ष यहाँ पर कमायनी नहीं आएगा, गलत है, ठीक है। कमायनी का रचना वर्ष होता है 1935 और साकेत का है 1931, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, ये ऑप्शन पद्मावत बिल्कुल सही है, रामचरित बिल्कुल सही है, साकेत 1931 ये भी नहीं है, हमारा सही होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देख लेते हैं हम, साकेत ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कमायनी ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन के अंदर ही गड़बड़ है। तो आप यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर कमायनी आए, सही तो है बिल्कुल ऑप्शन ये हमारा, हाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। मुझे समझने में टाइम लग गया। पद्मावत का कितना था, 1540, उसके बाद 1631, उसके बाद साकेत 1931, उसके बाद कमायनी हो गया 1935, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट दिया हुआ है हमारा, ठीक है। कमायनी में कितने सरग आपको करवा देती हूँ, 15 सरग है, सभी को ट्रिक के साथ करवा चुकी हूँ, क्लास है बिल्कुल कमायनी के ऊपर, ठीक है। साकेत में कितने सरग हैं, साकेत में 12 सरग है, ठीक है। और 9वां जो सरग है वो किसके ऊपर है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है, सबको सीक्वेंस के साथ करवा चुकी हूँ। पद्मावत है 1540 में है, अवधि भाषा में है, जैसे कि महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। तो सबके बारे में मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 31, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, थोड़े आज के क्वेश्चन हैं जो थोड़े लेंथी हैं, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखिए, क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, हाँ, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी काव्य का दोबारा पढ़ देती हूँ,
सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया और ब्रजभाषा को काव्य को पूर्णतः समाप्त हो गई। ये कथन बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर जो वाक्य दिया पूर्णतः ब्रजभाषा समाप्त हो गई, ये बिल्कुल गलत है। वहां पर पूर्णतः ब्रजभाषा समाप्त नहीं हुई थी। अब दूसरा कथन देख लेते हैं। ब्रजभाषा भक्ति काल व रीति काल में ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग में भी काव्य भाषा रही। बिल्कुल ठीक है। कालांतर में द्विवेदी युग छायावादी युग में भी खड़ी बोली काव्य भाषा बन गई। ये कथन बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा भक्ति काल और रीति काल में नहीं, बिल्कुल आधुनिक काल में भी क्या रही, आधुनिक काल के प्रथम चरण में भी क्या रही थी, काव्य भाषा रही थी। और कालांतर में द्विवेदी युग छायावाद में खड़ी बोली काव्य भाषा बन गई थी। ठीक है। ए यहाँ पर पूर्णतः सही, अंशतः सही है, और आर क्या है, पूर्णतः सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ए थोड़ा सा सही क्यों है, क्योंकि पहली बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूर्णतः असमाप्त मानी गई थी। क्योंकि जो जगन्नाथ हैं, जो जगन्नाथ रत्नाकर हैं, इन्होंने की जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में करते थे। हिंडोला हो गया, गंगावतरण हो गया, उद्धव शतक हो गया, ये ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे, इसलिए पूर्णतः नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। उसके बाद हमारा इन कवियों को आरोही काल में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अगेय तो सबसे बाद के ऑप्शन कट गया, यहाँ पर ये भी कट गया, पंत भी बाद के हैं। ठीक है, तो श्रीधर पाठक आएंगे, फिर हरिओद आएंगे, फिर पंत आएंगे, फिर अगेय आएंगे। अगेय का रचना वर्ष, जन्म वर्ष क्या है, 1911। पंत का तो मैं कभी नहीं भूलती, 1900। और हरिओद का क्या है, 1865। और जो हमारे श्रीधर पाठक है, इसका क्या है, 1859 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। सही उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, खड़ी बोली की कविता में लाक्षणिकता का समावेश छायावाद काव्य की प्रमुखता से हुआ। यद्यपि ब्रजभाषा के लक्षक व व्यंजक बल को गणानंद खूबी जानते थे, जो रीतिकाल के प्रमुख रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बिल्कुल सही है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हिंदी काव्य में केवल छायावादी कवियों ने किया, क्योंकि इन कवि लक्षणा और व्यंजना से परिचित नहीं थे, क्योंकि अन्य कवि, बिल्कुल गलत है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग छायावाद कवियों ने जरूर किया था, पर ये नहीं कि अन्य कवि लक्षणा और व्यंजना से परिचित नहीं थे। तो ए सही होगा और बी आर यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद इन पुस्तकों के रचना काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में करना है। तो सबसे पहला कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो संदेश रासक है अब्दुल रहमान का। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो है, संदेश रासक का जो 12वीं और 13वीं शताब्दी का माना जाता है। पृथ्वीराज रासो हमारा 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो उसके बाद सूरसागर हमारा 16वीं शताब्दी का है। प्रिय प्रवास क्या है, 1914, इसका क्या है, वर्षकाल है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थापना व तर्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके स्थापना व तर्क वाले क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र सभी हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। यह श्रेणी गुजरात और महाराष्ट्र, इस श्रेणी में गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। बिल्कुल भी नहीं, क श्रेणी के अंतर्गत हिंदी भाषा के क्षेत्र लिए गए हैं, और जो गुजरात और महाराष्ट्र है, यहाँ पर तो गुजराती और महाराष्ट्र की जो भाषा है वो ली जाती है। ये ख श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन देखते ही बन रहा है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है, ए गलत है, और ए गलत है हमारा सी के अंदर। अगला देख लेते हैं, क श्रेणी के राज्य हिंदी भाषी हैं। बिल्कुल सही है, उनकी राजभाषा हिंदी है, जबकि ख श्रेणी के राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, अपितु वे प्रादेशिक भाषा में राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल ए सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। एक बार आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था, 1903 में किया था। ठीक है, आपको अच्छे से आता होगा। भारत के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। 1912 इसका क्या है, वर्ष काल है। जो साकेत है वो कब लिखा गया था, 1931 में लिखा गया था। ठीक है, इसमें 12 सर्ग हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ साकेत के बारे में। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, साकेत भी है, यशोधरा भी है, जयद्रथवध भी है, हिमतरंगिणी नहीं है, ये हरिओद की रचना है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि का संबंध चिरगांव से है। तो चिरगांव से सीधा सीधा हमारा किसका संबंध है, तो चिरगांव से तो मैथिली शरण गुप्त जी का है, तो यहाँ पर नहीं दिया, तो उसके बाद यहाँ सियाराम शरण गुप्त का यहाँ पर संबंध है। ठीक है, उसके बाद हम अगला ऑप्शन है हमारा, इन कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। द्वापर किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो एक का ये हो गया हमारा
त्रिशूल तरंग किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल ने ही किया। रस कलश किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। हिमक्रीटनी किसकी है? हिम तरंगणी हिमक्रीटनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? अच्छे से जानते हैं हम किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। और सभी रचनाएं मैं आपको आदिकाल के अंदर आपको ट्रिक के साथ करवा चुकी हूँ। इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है? तो रामनरेश त्रिपाठी इनमें कौन सी रचना? स्वप्न हो गया, मिलन हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या रचनाएं हैं? रामनरेश त्रिपाठी की हैं। हाँ, रामनरेश त्रिपाठी, स्वप्न हो गया, मिलन हो गया, और एक रचना और इनकी पथिक। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं आपने इनकी याद रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना मन होगा दूना। ये सभी रचनाएं क्या है? हमारी एनसीईआरटी से ली गई हैं। तो छाया मत छूना मन होगा दूना, जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी, कवियों के चित्रगंध फैली मन भावी, तन सुगंध शेष रही बीत यामिनी। तो ये किसकी रचना है? ये पंक्तियां किस कवि की ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां किसे? गिरजा कुमार माथुर की हैं। छाया मत छूना कविता से ली गई हैं। ठीक है, छाया मत छूना कविता से ली गई। यहाँ पर लिखा है छाया मत छूना कविता से ली गई हैं। ये पंक्तियां आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है नाश और निर्माण, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। तो ये किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये किस कवि की रचनाएं हैं? गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। सभी अपने एनसीईआरटी से ली गई हैं। सभी रचनाओं को अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए और याद कर लीजिए। पुल पर पानी, एक मरणासन और अन्य कृतियां किस लेखक की हैं? ये किसकी हैं? ऋतुराज की हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से ली गई हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध कन्यादान कविता के लेखक इनमें से कौन है? कन्यादान जो हमारी एनसीईआरटी में दी है 10th क्लास की में, तो उसके लेखक पूछा कौन है? ऋतुराज। और ऋतुराज की रचनाएं भी आप यहाँ पर देख लेना। तो पुल पर पानी और मरणासन और अन्य कृतियां, ये भी किसकी हैं? ऋतुराज की रचनाएं हैं। आगे है, मुख्य गायक का साथ देने वाले कलाकार की भूमिका पर केंद्रित संगतकार कविता के लेखक कौन है? ठीक है, तो संगतकार जो कविता है सीधा सीधा पूछा गया, इसके लेखक कौन है? तो संगतकार के लेखक कौन है? मंगलेश डबराल हैं। ठीक है, और मंगलेश डबराल की रचना एग्जाम के अंदर पूछी जाते हैं, सभी याद होनी चाहिए आपको। तो पहाड़ पर लालटेन जब हम देखते हैं, घर का रास्ता, आप ट्रिक के साथ कर लेना। तो मंगलेश डबराल की रचना क्या है? जब पहाड़ पर लालटेन लेकर हम देखते हैं घर का रास्ता, लालटेन लेकर क्या करते हैं? हम देखते हैं घर का रास्ता। तो किसकी रचनाएं हैं? मंगलेश डबराल की हैं। ट्रिक भी याद रख लेना। पहाड़ पर खड़े होकर लालटेन पकड़कर हम क्या देख रहे हैं? घर का रास्ता देख रहे हैं। तीनों आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदम जात का आदमी और की रचनाएं किस लेखक की हैं? मैं आपको ट्रिक के साथ अच्छे से करवा चुकी हूँ। स्वयं प्रकाश की रचना है। नेताजी के चश्मा जो हिंदी साहित्य में इनकी कहानी है, उस चैप्टर से है। ठीक है, सूरज कब निकलेगा, यहाँ पर मैं ट्रिक के साथ करवाया था कि आप खुद सोच लो कि हमारी लाइफ में सूरज कब निकलेगा, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। आदम जात का आदमी, हर जात का आदमी यही सोचता है कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे और कब हमारी जिंदगी में सूरज निकलेगा। ऐसे बना लो या ऐसे, इस सीरीज में बना लो या इस सीरीज में बना लो। ट्रिक देखो कितनी अच्छी बन रही है। आदम जात का आदमी यही सोचता है कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे और कब सूरज निकलेगा। तो ये रचना किसकी है? स्वयं प्रकाश की रचनाएं हैं। और एनसीईआरटी को अच्छे से मैं ट्रिक के साथ करवा चुकी हूँ। ठीक है, सभी एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। नेताजी का चश्मा गद्य की कौन सी विधा है? सीधे चलते हैं, कहानी है। नेताजी का चश्मा के लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश है। ठीक है, माटी की मूर्तें गद्य की कौन सी विधा है? और ये भी बताना इसके राइटर का नाम क्या है, मैं बता देती हूँ कौन है। राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और ये क्या है? एक हमारा क्या है? माटी की मूर्ति क्या है? एक रेखा चित्र है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है इसके? राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है इसके? राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है इसके? राइटर हैं। ठीक है, बेनीपुरी। ठीक है, आप एग्जाम के अंदर याद रखना। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर और जंजीरें और दीवारें गद्य की कौन सी विधा है? पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ये यात्रा वृत्तांत है। और जंजीरें और दीवारें क्या है? संस्मरण है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है? तो ये कौन सी है? ये रेखा चित्र और किसका है? आपने ये भी बताना है। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है। यदि आप यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बाल गोविंद भगत के घर किसकी मौत हुई थी? उनकी पत्नी की हुई थी, उनके पिता की हुई थी, उनके इकलौते बेटे की हुई या बहू की हुई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो किसकी हुई थी? उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थे। और वो किस पंथ को मानते थे? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो बाल गोविंद भगत है किस पंथ को मानते थे? ये चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। वह है दुनिया आएगा, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, ज्ञान दान हिंदी के किस लेखक की रचनाएं हैं? तो ये
यशपाल की रचनाएं हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से करवा रही हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं ये। लखनवी अंदाज गद्य की कौन सी विधा, इसके लेखक का नाम भी बताओ। लखनवी अंदाज गद्य की कौन सी विधा, ये व्यंग और यशपाल की रचना है, 10th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, ये खोल के देख लेना, ठीक है। उसके बाद बकरी हिंदी साहित्य के किस लेखक की रचना है, सर्वेश्वर दयाल का। और बकरी क्या है, नाटक है, ये भी आपने याद रखना, एक क्वेश्चन के अंदर 2 नाटक है। बकरी क्या है, नाटक है, गद्य की विधा पता लग गया, और किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। 3 क्वेश्चन आपको एक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही मेरी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आपको मैं इतनी स्पीड से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और पूरे कंटेंट को आपको अच्छे से समझा भी रही हूँ ताकि एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो। यदि आपको मेरी मेहनत और पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।